ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमज़ोर किया जाए। और अगर हमको इन ताकतों को कमज़ोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोज़र के ज़रिए या फिर लिसानी जबर के ज़रिए या मजहबी फ़िरका परस्ती के ज़रिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके ज़रिए से वज़ीर आज़म और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? LG पर फिक्स होगी तो LG को बरतरफ करिए, IB पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को UT बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया, उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज़ सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है? मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जब सेना की और सैन्य क्षेत्र में हमारे उपलब्धि की बात आती है तो आपके होंठ सिल क्यों जाते, उनकी तारीफ करते हुए? कितने युद्ध देश ने देखे, लेकिन इस लड़ाई में मैं कहना चाहता हूं, भारत ने ना एक सैनिक खोया है, ना एक सैनिक खोया, ना एक सैनिक शहीद हुआ, ना युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हमारी विजय हुई, शोर भी नहीं हुआ, सिंहनाद की गूंज उठी है। ये भारत ने करके दिखाया है। मोदी जी की नीति और सेना की रणनीति काम आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ये कहूंगा, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उस समय हिमाचल के प्रभारी थे, कारगिल के युद्ध में वो उस समय भी सेना के जवानों का हाल पूछने कारगिल गए थे, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। सेना को सशक्त भी किया।
और मैं एक बात कहूंगा, एक और भारत की सेना पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रही थी, लेकिन दूसरी ओर आप लोग क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? सबूत मांग रहे थे और साथ ही साथ कवर फायर भी दे रहे थे। कवर फायर किसको दे रहे थे, ये आपको पूछना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने सरेंडर कर दिया। हमने स्पष्ट किया है कि जब तक हमने ऑपरेशन और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया तब तक हमने सीजफायर नहीं किया था, और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हमने पहले ही नकार दिया था। और यही नहीं, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज भारत का दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। 2001 से लेकर 2025 तक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 25 साल में एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना देश के लिए हर पल जीने का काम करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपने भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं इतना कहूंगा, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता हमारे पास हैं। भारत को झुकाने वाला कोई कमाई का लाल पैदा नहीं हुआ जो झुका सके। भारत को कोई झुका सके ऐसा किसी में दम नहीं। भारत से विश्व है, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आदरणीय सभापति जी, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से भारतीय सेना भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने अभी भी हंसते हैं। अरे राहुल गांधी जी को सदन में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से, भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। और बाटला हाउस कांड में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को आप श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, लेकिन आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाने वहां चली गई थी। यह कांग्रेस है जो भारतीय सेना के साथ नहीं, उसके खिलाफ हथियार उठाने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है। देश ने आपका असली चेहरा देखा है।